राधे राधे स्टूडेंट्स, मैं एस नारायणा फ्रॉम कैटिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2021 ट्वेल्थ एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र करने जा रहा हूं। और आज से मैं लगातार वीडियो आपके यूट्यूब पे डालते रहूँगा और आप इस वीडियो को रेगुलर देखें और देखने के बाद में आप घर बैठे इसका तैयारी कर सकते हैं। बढ़िया केमिस्ट्री के पेपर का आप तैयारी कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव प्रतिदिन हम लोग अपलोड कर सकें। और केमिस्ट्री की तरह ही आपको फिजिक्स का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव देंगे, फिर उसका 2 नंबर का क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे बहुत जल्द। तो पहले चलिए देखते हैं, समय न गवाते हुए अपने मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री में आपको 2 भाग में हम आपको पढ़ाएंगे, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक के अंदर भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐड कर दिए हम, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का हम लिए हैं दोनों साथ साथ ले लिए हैं। तो अभी ऑब्जेक्टिव के से कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में तो सब एक साथ ही पूछे जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए समय नहीं गवाते, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पदार्थ के गर्म विलयन को ठंडा करने पर जो ठोस प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहला विकल्प दिया अतिशीत द्रव, दूसरा दिया है अक्रिस्टलीय ठोस, तीसरा क्रिस्टल और चौथा दिया है विकल्प डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ के गर्म विलयन को ठंडा करने पे जो ठोस प्राप्त होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को अतिशीत द्रव कहा जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अतिशीत द्रव जो है कांच को कहा जाता है। तो देखिए आप विकल्प दिया रबड़, उच्च अनुभार वाले बहुलक या पॉलीमर, फ्यूज सिलिका, डी नंबर दिया कांच या गिलास। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अतिशीत द्रव कांच को कहा जाता है, कांच या गिलास को कहा जाता है, क्योंकि देखिए अतिशीत द्रव इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि कांच के बर्तन को आप देखे होंगे, जैसे आप अचार का बुआम वगैरह देख लीजिए या कांच का गिलास वगैरह देख लीजिए, जब बहुत दिन हो जाता है तो उसको पेंदी को आप ध्यान से देखिएगा। तो पेंदी आपको बहुत पहले के जब नया जो पात्र होता है शुरुआत दौर में वो उतना मोटा नहीं होता है, जो बाद में 10 साल 20 साल के बाद वो बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। और आप ध्यान से देखेंगे तो वो देखेंगे कि ऊपर से नीचे की तरफ बहता हुआ नजर आता है। आप ध्यान से देखेंगे ग्लास का कोई यहाँ कांच का ग्लास है या कांच का बुआम वगैरह है अचार का, तो पुराना बुआम होगा तो आप देख सकते हो, उस पर गौर करेंगे। जब उसको सफाई कर देंगे धो देंगे तो देखेंगे ध्यान से, तो लगेगा ऊपर से पानी नीचे की तरफ टपक रहा है और नीचे पेंदी जो है धीरे धीरे मोटा होता जाता है। तो इसलिए इसको कांच को हम लोग अतिशीत द्रव भी बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पदार्थ को अतिशीत द्रव कहा जाता है, ये पूछा क्वेश्चन है। तो ये इसका आंसर जो होगा कांच या ग्लास। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, वैसे ठोस पदार्थ जिनमें आयन से एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलाम्बिक बल द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं आयनिक क्रिस्टल। जिनके आयन से एक दूसरे से प्रबल इलेक्ट्रोस्टैटिक बल माने विद्युत संयोजक बल द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम लोग कहते हैं आयनिक क्रिस्टल या विद्युत संयोजक क्रिस्टल भी बोल सकते हैं इसको। अगला है वैसे ठोस पदार्थ जिनमें अणु परमाणु या आयन एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं। तो दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा जिसमें जुड़े रहेंगे अणु परमाणु या आयन उसको हम लोग कहते हैं आणविक क्रिस्टल। जिसमें अणु परमाणु या आयन एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल बल से जुड़े होते हैं उसको कहते हैं हम लोग आणविक क्रिस्टल। और जिस पदार्थ में अणु परमाणु या आयन एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं या सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक ठोस। तो आप यहाँ पे 3 सहसंयोजक क्रिस्टल कहेंगे। तो सहसंयोजक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल और धात्विक आणविक क्रिस्टल, ये तीनों देखें, तीनों खासियत क्या देखे आप कि सहसंयोजक क्रिस्टल है तो उसमें अणु परमाणु और आयन जो है एक दूसरे से सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क द्वारा जुड़े रहेंगे। तो सहसंयोजक बंधन के नेटवर्क द्वारा जब जुड़े रहेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग सहसंयोजक क्रिस्टल कहेंगे। और इसी वैसे ठोस जिसमें अणु परमाणु या आयन एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल बल द्वारा जुड़े रहेंगे उसको हम लोग कहेंगे आणविक क्रिस्टल। और वैसे ठोस पदार्थ जिनमें अणु परमाणु या आयन एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक बल द्वारा जुड़े रहेंगे उसको हम लोग कहेंगे आयनिक क्रिस्टल। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ याद रखेंगे, दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ जो है वो हीरा है। और हीरा का गलनांक जो होता है आपको 3550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा और हीरा का जो गलनांक होता है वो 3550
3550 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हीरा का गलनांक कितना होता है? 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ध्यान रखेंगे, इससे थोड़ा सा ही कम होता है टंगस्टन का गलनांक, वो होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए टंगस्टन इससे जस्ट थोड़ा सा पीछे या नीचे भी लिख दिए हमको क्वेश्चन कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन के बारे में आप जानते होंगे कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है ना, वो टंगस्टन का ही बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, सबसे कठोर पदार्थ हीरा, और हीरा का गलनांक होता है 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीरा से थोड़ा सा कम होता है टंगस्टन का, और वो होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टंगस्टन का गलनांक जो होता है कितना होता है? 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टंगस्टन का गलनांक। और हीरा का गलनांक कितना होता है? 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। रट जाएंगे, हीरा का गलनांक 3550 डिग्री सेंटीग्रेड, टंगस्टन का गलनांक 3450 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा प्रसंकरण पाए जाते हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है, और हीरा में कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा प्रसंकरण पाया जाता है? तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के बीच जो प्रसंकरण पाया जाता है वो प्रसंकरण होता है sp2, और हीरा में जो कार्बन परमाणुओं के बीच प्रसंकरण होता है वो प्रसंकरण होता है आपको sp3। तो याद रखेंगे, ग्रेफाइट में sp2 प्रसंकरण, और हीरा में कौन सा प्रसंकरण? sp3 प्रसंकरण। रट जाएंगे, ग्रेफाइट में जो प्रसंकरण पाया जाता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में वो होता है sp2, और हीरा में कार्बन परमाणुओं के बीच जो प्रसंकरण पाया जाता है वो होता है sp3। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो याद रखेंगे, दुनिया में सबसे अधिक संयोजकता कार्बन की ही होती है, और दुनिया में सबसे अधिक संयोजकता वाला तत्व तो कार्बन है, और इसीलिए दुनिया में सबसे अधिक यौगिक कार्बन के ही है। कार्बन की अधिक संयोजकता होने की वजह से उसमें बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी जो होती है ना, ज्यादा होती है सभी तत्वों से। इस वजह से दुनिया में सबसे अधिक कार्बन के यौगिक है, और कार्बन की संयोजकता सबसे अधिक होती है। और कितनी होती है? तो 4 होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अगला क्वेश्चन है आपका कि NaCl किस अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है? तो याद रखेंगे, NaCl जब तक ठोस रहेगा तब तक विद्युत का कुचालक होता है। NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, खाने का नमक जो है आपका, ये ठोस अवस्था में जब तक रहे तब तक विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। जैसे ही द्रवित अवस्था में होगा, जब इसके अंदर पानी डालेंगे, इसको पिलाएंगे, घोल देंगे, तब जा करके ये विद्युत का सुचालक होगा। तो NaCl जो है ये द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। NaCl किस अवस्था में सुचालक होता है? द्रव अवस्था में। रट जाएंगे, NaCl द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। NaCl द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। अगला है क्वेश्चन, इनमें से किसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है? तो याद रखेंगे, अगला विकल्प है ग्रेफाइट, हीरा, कांच, फ्लोरीन। तो ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, याद रखेंगे तीनों के तीनों जो है अप्रूफ है किसके? कार्बन के। ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन, ये तीनों के तीनों अप्रूफ है। किसका अप्रूफ है? कांच की, सॉरी, तीनों के तीनों कार्बन का अप्रूफ है। जिसमें फ्लोरीन जो है अभी हाल ही में इसकी खोज हुई थी, 1994 में खोज हुई थी, सबसे बाद में खोज हुआ फ्लोरीन का, और इसी की संरचना जो होती है फुटबॉल की तरह होती है। ये IIT में से क्वेश्चन इससे पूछा गया क्वेश्चन है। कार्बन के तीसरे अप्रूफ कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन की संरचना होती है फुटबॉल की तरह, और ये ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन तीनों कार्बन के क्या है? अप्रूफ है। और अभी आप देखेंगे कि ग्रेफाइट की विशेषता क्या है? चिकना मुलायम होता है, हीरा बहुत कठोर पदार्थ होता है, इसकी संरचना जो होती है फुटबॉल की तरह होती है। ग्रेफाइट में प्रसंकरण आप देख ही लिए sp2, कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें प्रसंकरण sp3। आप फ्लोरीन की संरचना आप फुटबॉल की तरह, इससे क्वेश्चन पूछेगा तो ये 3 तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सममित अणुओं का द्विध्रुव गुण कितना होता है? तो सममित अणुओं का द्विध्रुव गुण जो होता है वो 0 होता है। सममित अणुओं में देखिए, सममित अणुओं का कुछ लिस्ट है आपके पास। CO2 है, जैसे BF3 हो गया, सममित अणु CCl4 हो गए, ये सब सममित अणु हैं। इसके अलावा आप CH4 भी इसमें आ सकता है सममित अणु में। ये सबके जो द्विध्रुव गुण होते हैं, डाइपोल मोमेंट का मान जो होता है क्या होता है? 0। लेकिन जो भी असममित अणु होगा उसका डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव गुण का मान जो होगा 0 नहीं होगा। तो सममित अणु जैसे CO2 का संरचना आप देखे होंगे कि C डबल बॉन्ड हो इधर से भी, तो सममित अणु जिसमें स्ट्रक्चर जो होगा ना उसके दोनों तरफ एक समान रहता है, उसको सममित अणु ही बोलते हैं। तो यहाँ पे सममित अणु का द्विध्रुव गुण जो होता है क्या होता है? 0 होता है। इसमें से किसी का भी द्विध्रुव गुण पूछेगा तब बढ़ जाइएगा। CO2, BF3, CCl4, CH4, ये सब के सब सममित अणु हैं। इसमें किसी का भी यदि आपसे पूछ दे कि द्विध्रुव गुण कितना होता है,
तो आपको भूलने की जरूरत नहीं है, सबका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। ये सब के सब सममित अणु है, CO2, BF3, CCl4, CH4। तो CO2 का द्विध्रुवीय गुण, अगला क्वेश्चन पूछा गया CO2 का द्विध्रुवीय गुण क्या होगा। तो CO2 का द्विध्रुवीय गुण, तो CO2 कैसा अणु है, तो सममित अणु है। सममित अणु का द्विध्रुवीय गुण क्या होता है, 0। निम्नलिखित में कौन असममित अणु है, तो आपको ये लिस्ट याद रहेगा सममित अणु का, तो सममित अणु आप आराम से चुन सकते हैं। देखिए CO2 सममित अणु है, CH4 भी देखिए सममित अणु है, BF3 भी सममित अणु है। तो इसमें बच गया सममित अणु, क्या बच गया, H2। इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, द्विध्रुवीय गुण 0 नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सममित अणु कौन है। इसमें पूछना था, सॉरी इसमें चुनना था असममित अणु कौन है, तो असममित अणु H2 हो गया। अब की बार चुनना है सममित अणु कौन है। तो सममित अणु देखिए आपको लिस्ट याद रहेगा, ये तो आप चुन सकते हैं। इसमें CO2 जो है सममित अणु है, ये सब जो है असममित अणु है। सबका अपना द्विध्रुवीय गुण जरूर होगा कुछ ना कुछ। तो अब यहां देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी आवर्त इकाई को क्या कहा जाता है। तो किसी क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी आवर्त इकाई, जैसे देखिए छोटी आवर्त इकाई मतलब क्या है, जिसके पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बना हुआ है। जैसे कैसे, मान लीजिए दीवार है, दीवार जो है किससे बना हुआ है, ईंट के पुनरावृत्ति से बना हुआ है। तो ईंट दीवार की सबसे छोटी आवर्त इकाई कौन सा हो जाएगा, तो ईंट को बार बार सरिया दिए ना, बार बार एक क्रम में सजाएगा तो बन गया दीवार। तो ऐसे ही क्रिस्टल जालक जो होता है वो किससे बनता है, तो क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी आवर्त इकाई जो होती है एकक कोष्ठिका घनाकार होती है। आपको पढ़ाया भी गया था चैप्टर में। तो एकक कोष्ठिका, इसका क्रिस्टल जालक की सबसे छोटी आवर्त इकाई क्या होती है, एकक कोष्ठिका। अगला है, कुल क्रिस्टल पत्ती की संख्या क्या है। तो ध्यान रखेंगे, कुल क्रिस्टल पत्ती की संख्या जो है वो होती है 7। कुल क्रिस्टल पत्ती की संख्या जो होती है कितनी होती है, 7। और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे त्रिविमीय जालक कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे 14। कुल त्रिविमीय जालक जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 14। त्रिविमीय जालक की संख्या कुल कितनी है, तो 14। कुल त्रिविमीय जालक 14 प्रकार के होते हैं। और कुल क्रिस्टल पद्धति की संख्या, जब पद्धति के बारे में बात करेगा तब कितना कहेंगे, 7। अगला क्वेश्चन है आपको कि एलाई की अधिकता के कारण, लिथियम की अधिकता के कारण लिथियम क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो ये गुलाबी होता है। एलाई की अधिकता के कारण LiCl का जो रंग होता है वो कैसा होता है, गुलाबी होता है। अगला क्वेश्चन है, FCC जालक के एक यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु होते हैं। तो FCC जालक के एक यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु होते हैं, इसको जानने के लिए देखिए आपको ध्यान रखना होगा कि ये आप चाहें तो डायरेक्ट रट भी सकते हैं। FCC का एक यूनिट सेल में 4 लैटिस बिंदु होते हैं। BCC में आपको होते हैं 2, और सरल घनी जालक में होते हैं कितने लैटिस बिंदु, 1। क्या FCC में क्यों होते हैं ऐसे 4, तो इसमें आप देखे होंगे कि प्रत्येक कोण पे एकक परमाणु अवयवी कण होते हैं, और उसके अलावा उसके 6 फलकों पर भी होते हैं। तो FCC का संरचना ऐसा होता है। तो FCC में प्रत्येक कोना पे होता है, तो प्रत्येक कोना पे कौ अणु होगा, 8 गो। और एक अणु कितना, एक अणु का कितना, तो FCC में कुल लैटिस बिंदु 4 कैसे होते हैं। तो देखिए FCC में आप पढ़े होंगे, FCC संरचना में होता क्या है कि 8 गो परमाणु जो होते हैं ना, 8 गो अवयवी कण होते हैं, प्रत्येक कोने पर होते हैं। तो 8 गो परमाणु प्रत्येक कोने पर होते हैं, और प्रत्येक कोने पे जो परमाणु स्थित होता है उसका केवल 1/8 भाग ही अंदर होता है। 1/8 हिस्सा से ही, मतलब कोष्ठिका को बनाने में उसका 1/8 हिस्सा ही लगता है, 1/8 हिस्सा योगदान होता है कोष्ठिका बनाने में। बाकी सब हिस्सा उसका क्या होता है, बाहर होता है। तो 8 गो परमाणु है, कितना उसका काम किया कोष्ठिका में, तो 1/8 भाग काम किया। तो 8 गो परमाणु कोना पर है और 1/8 हिस्सा उसका अंदर है। तो ये 8 गुने 1/8। इसके अलावा 6 ठो फलक पे होता है, तो 6 फलक होता है। 6 फलक होता है, तो फलक पे जो परमाणु होते हैं उसका आधा हिस्सा अंदर और आधा हिस्सा बाहर होता है। तो 6 गुने 1/2। तो आप चार्ट कट गया एक बार में, देखिए 2 3 6। तो इस तरह से आपको 1 का प्लस 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 4। तो FCC का लैटिस बिंदु हो जाता है आपका, कितना हो जाता है, 4। लेकिन BCC के लिए बात करते हैं। तो देखिए BCC में होता क्या है कि BCC में सब परमाणु कोना पर होता है, और सब कोना पर रहने के अलावा उसके मध्य भाग में भी एक परमाणु पाया जाता है। तो सब कोना पर रहने के अलावा 8 गुने 1/8, अब मध्य भाग में एक परमाणु सीधा सीधा है, उसमें तो टोटल योगदान हो जाएगा कोष्ठक बनाने में उसका। तो 8 कट जाएगा, तो 1 का प्लस 1 मिला कितना हो जाएगा, 2। और सरल घनीय जालक के एक यूनिट सेल में पूछा कितने लैटिस बिंदु होते हैं, तो सरल घनीय जालक में कितने होते हैं, तो 1। तो ये रट जाएंगे, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ से कितना बार,
एफसीसी जालक के एक यूनिट सेल में 4 परमाणु होते हैं, बीसीसी जालक के एक यूनिट सेल में 2 परमाणु होते हैं, जबकि सरल घनी जालक के एक यूनिट सेल में 1 परमाणु होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन देखिएगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जितना भी होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पे बीसीसी जालक के एक यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु होते हैं, तो 2। सरल घनी जालक के एक यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु होते हैं, तो ये भी देखिए इसका जवाब यहाँ पे है 2 नहीं, वैसे जवाब होगा 1 ना। सरल घनी जालक के एक यूनिट सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी होती है, 1। तो उम्मीद है कि आपको ये 24 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और ध्यान रखेंगे कि जितने भी आपको ये क्वेश्चन यहाँ पढ़ाया मैंने, ये सबका आप चाहेंगे तो घर बैठे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये इससे पहले भी हम इसमें ऊपर वीडियो कुछ बना चुके हैं हम लोग। तो हम लोग के सारे वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आप पीरो कैटलिस्ट सर्च कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है वो पीरो कैटलिस्ट के नाम से आपको, तो पीरो कैटलिस्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये सारे वीडियो जितने भी हम लोग वीडियो बनाए हुए हैं वो सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको क्लास 10th के, 9th के, 11th 12th सबका वीडियो मिल जाएगा। और हम लोग लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब करके घर बैठे आप 11th 12th 9th 10th किसी भी क्लास के किसी विषय की आप तैयारी कर सकते हैं। खास करके विशेष तौर पे हम लोग का चैनल आईईसी के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आईईसी के आपको सब्जेक्ट वाइज आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, आप घर बैठे सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे आप पीरो कैटलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको घर बैठे आप किसी भी एरिया में, पीरो से आप 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर में किसी एरिया में आप रहते हैं तो आपके घर तक हम नोट्स पहुंचाएंगे। और आप हमारे नंबर पे कॉल करेंगे इसके लिए 95 76 80 93 90। इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा, 95 76 80 93 90 पर कॉल करना होगा। यदि हमारे द्वारा पढ़ाए वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनका नोट्स चाहिए तो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये सारे जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है डाटा जो यहाँ दिख रहा है आपको, सारा नोट्स आपको घर पहुंचा दिया जाएगा। आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको जरा सा भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी से लेकर के हम लोग जनवरी तक, जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक आपको सारा वीडियो अपलोड करेंगे और सारे विषय का रिवीजन हम लोग कराएंगे, सारे विषय का VVI क्वेश्चन अपलोड करेंगे। और मैथ के चैप्टर भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, चैप्टर के बाद में उसका VVI क्वेश्चन उसका भी अपलोड करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में आपको। और फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का भी बहुत जल्दी ऑब्जेक्टिव आप लोग अपलोड करेंगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।